नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है। अब ये $1 के बदले 80 रुपए के करीब तक जा पहुंचा है। डॉलर के बदले रुपए की गिरती कीमत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आया उतार चढ़ाव केवल रुपए पर ही नहीं बल्कि अन्य विदेशी मुद्राओं पर भी उल्टा असर डाल रहा है। जहां डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है, वहीं उसके मुकाबले अन्य वैश्विक मुद्राएं जैसे यूरो, येन, पाउंड, चीनी युआन वगैरह लगातार गिर रहे हैं। रुपए का हाल भी कुछ वैसा ही है। हालांकि यह बात सही है कि अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट उतनी अधिक नहीं देखी गई है। और जिस तरह से रुपए की गिरावट हो रही है, यह गिरावट राजनीतिक रंग भी लेती जा रही है, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस इसे लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साध रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज कहा है कि बीजेपी का जो मार्गदर्शक मंडल है उसकी उम्र 80 है और उसके बराबर रुपया पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये एक तरह का तंज कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर किया है। साथ ही मोदी सरकार के ऊपर आर्थिक मोर्चे पर नाकाम रहने का आरोप भी लगाया है। वहीं बीजेपी ने इसका जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी को कहा है कि अगर आप अन्य मुद्राओं से तुलना करें तो डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे कम गिरा है। और साथ ही उन्होंने आंकड़े भी बताए हैं कि 2022 के पहले 6 महीने की अगर आप बात करें तो रुपया 6% गिरा डॉलर के मुकाबले। वहीं अगर आप दूसरी मुद्राओं को देखें, जैसे कि आप यूरो को देखें तो यूरो 11.6% गिरी है, जापानी येन 19.2% गिरा है और ब्रिटिश पाउंड जो है वो 13.2% गिरा है। और वहीं बीजेपी का यह भी दावा है कि अगर आप रुपए की तुलना डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं से करें, जैसे कि यूरो से या पाउंड से या युआन से या येन से, तो उसके मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। यह बीजेपी ने दावा किया है। लेकिन आइए समझने की कोशिश करते हैं, राजनीति एक तरफ रख करके, कि आखिर जो रुपया लगातार गिर रहा है इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह असर पड़ रहा है। साथ ही रुपये की गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने या आरबीआई ने अभी तक जो कदम उठाए हैं, क्या वो कदम काफी हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रुपया क्यों गिर रहा है। इसके 5 बड़े कारण हमने ढूंढे हैं और सबसे बड़ा कारण इसमें है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और डॉलर की मांग भी लगातार बढ़ रही है और इसी कारण डॉलर का मूल्य जो है वो लगातार बढ़ रहा है। निर्यात जो है वो निर्यात के मुकाबले आयात बढ़ने से डॉलर का मूल्य जो है बढ़ा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा कारण, प्रमुख कारण क्या है कि अमेरिका में अच्छा रिटर्न मिल रहा है लोगों को। अमेरिकी बॉन्ड का रिटर्न भारत की तुलना में बेहतर है और महंगाई रोकने के लिए आरबीआई ने यहां पर ब्याज की दरें बढ़ाई हैं। तीसरा कारण क्या है कि निवेशक अमेरिकी बाजार को प्राथमिकता दे रहे हैं। विदेशी निवेश संस्थाओं ने भारत से काफी पैसा खींचा है। 6 महीनों में अगर आप बात करें तो करीब 2.32 ट्रिलियन रुपया यहां से निकाला गया है। चौथी बात, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण दाम बढ़े हैं, जिसमें कि तेल, गेहूं, खाद, इन सबके दाम आसमान पर चले गए हैं और इस कारण भारत का जो आयात बिल है वो लगातार बढ़ रहा है। 5वां कारण क्या है, अमेरिकी फेडरल बैंक का ब्याज दर बढ़ाना, क्योंकि वहां पर महंगाई की दर काफी ऊपर जा चुकी है और इसी कारण जो वैश्विक आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी चल रही है उसके चलते भी डॉलर को मजबूती मिली है। हालांकि रुपया अभी तक स्थिर रहा है। आने वाले समय पर यह और भी दबाव झेल सकता है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। अब गिरते रुपए का असर क्या है, हमें आपको इससे किस तरह से फर्क पड़ता है उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि भारत जो है वो आयात निर्भर देश है। यहां पर हम आयात का जो हमारा बिल है वो काफी ज्यादा है। अधिकांश जो महत्वपूर्ण सामान है वो आयात किया जाता है, वो चाहे कच्चा तेल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर खाने का तेल हो या सोना हो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हो। रुपया कमजोर होने से आयात का जो बिल है वो बढ़ेगा और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य सामग्री के दाम बढ़ सकते हैं, खासतौर से वो खाद्य सामग्री जिसमें कि तेल का इस्तेमाल होता है और महंगाई में और ज्यादा बढ़ोतरी आने वाले वक्त में भारत में हो सकती है। दूसरा, इसका असर एक सकारात्मक असर भी जिसको कहा जा सकता है, निर्यात के धंधे में जो लोग लगे उनको थोड़ा बहुत फायदा इससे पहुंच सकता है, क्योंकि रुपया कमजोर होने से निर्यातकों को रुपए के बदले अधिक डॉलर मिलेंगे, एक्सचेंज रेट में उनको फायदा होगा। लेकिन यहां पर भी नुकसान यहां ये हो रहा है कि मंदी जिस तरह से हो रही है इस कारण वैश्विक मांग में कमी आ रही है और इसलिए निर्यातक ज्यादा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तीसरा क्या नुकसान है, जो छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं उनको परेशानी होगी, क्योंकि माता पिता को अब ज्यादा पैसे भेजने होंगे क्योंकि एक्सचेंज रेट में डॉलर ज्यादा हो गया है। चौथा, इसका क्या असर पड़ेगा
चालू खाता घाटा जो हमारा है ये बढ़ेगा, और ये इसलिए क्योंकि विदेश में सामान बेचने और वहां से खरीदने में जो खर्च रकम है उसका अंतर है, इस कारण हमारा जो घाटा है वो बढ़ेगा और आयात में बढ़ोतरी और निर्यात में कमी से घाटे में बढ़ोतरी होगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी का ये करीब 3% रहने का अनुमान है। अब ये गिरावट थमेगी कैसे? सरकार ने, आरबीआई ने क्या कदम उठाए? आरबीआई ने अपनी ओर से इसमें कई कदम उठाए हैं, कोशिश की है कि गिरते रुपये को थामा जाए। इसके लिए जो खुला बाजार है उसमें डॉलर बेचे गए हैं ताकि उसकी मांग में कमी आए, और साथ साथ इसका एक जो विपरीत परिणाम पड़ा है वो ये कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो घटा है, क्योंकि आरबीआई ने खुले बाजार में डॉलर बेचे हैं। और साथ ही साथ दूसरा कदम उठाया है कि विदेशी कंपनियों को विदेशी भुगतान रुपए में करने की अनुमति आरबीआई ने दी है। इससे उसे उम्मीद है कि जो विदेशी व्यापार में डॉलर की मांग है वो कम होगी और इससे रुपए की कीमत जो है वो स्थिर हो सकेगी। साथ ही जो वित्तीय वर्ष का दूसरा हिस्सा है, अगले 6 महीने माना जा रहा है कि आरबीआई ब्याज दर में जो बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि चक्र जो है उसको यूएस फेडरल रिजर्व के बराबर कर सकता है और इससे रुपए के स्थिर होने की संभावना है। तो ये सारी बातें हैं रुपए को लेकर के जो बातें की जा रही है। हमारे साथ राजीव कुमार जी हैं जो कि पूर्व उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। हमने दर्शकों को इन ग्राफिक्स के जरिए कुछ समझाने की कोशिश की है कि रुपया क्यों गिर रहा है, इस गिरते रुपये को थामने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ये भारत के लिए क्या, अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है, जिस तरह से $1 के मुकाबले रुपया 80 रुपए तक पहुंच गया है। हाँ, नमस्कार अखिलेश जी। और पहली बात तो मैं आपको ये बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं कारण और उसके असर और जो हमारे लोगों पे पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि इसके इस आपके एक्सप्लेनेशन के बाद ये कहना बिल्कुल पर्याप्त होगा कि खतरे की घंटी का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया ये पूरे विश्व में इस समय डॉलर की मजबूती चल रही है। और जैसा कि अभी तो ये हो गया है कि जो यूरो और डॉलर में एक तरह से बराबरी आ गई है, जो पहले मतलब यूरो डॉलर से काफी ज्यादा हुआ करता था, 1.5 होता था, अब वो करीब करीब 1 के बराबर हो गया है। तो पूरे विश्व में ये डॉलर की जो मजबूती है वो देखने को मिल रही है। और इसमें ये थोड़ी अचरज की बात है, क्योंकि ये कहा जा रहा है बार बार कि अमेरिका में अब काफी बड़ा रिसेशन आने वाला है, क्योंकि वो जो फेडरल है, जो यूएस फेड है, उसने अपने ब्याज के दर और बढ़ाए हैं और भी बढ़ाने को वो बढ़ाएगा, क्योंकि वहां पे मुद्रास्फीति काफी तेजी से बढ़ रही है। तो उसके बावजूद ये जो यूएस का डॉलर के जो मजबूती है वो अचरज की बात है। और शायद उसकी एक यही वजह है कि जब भी वैश्विक स्थिति में कोई अनसर्टेनिटी होती है तो सब लोग, एक फ्लाइट टू सेफ्टी कहा जाता है कि सब लोग जो हैं वो उस तरफ भागते हैं जहां पर उनको लगता है कि थोड़ी मजबूती है, और उसके लिए डॉलर, सब लोग जो है वो डॉलर को लेना चाहते हैं, डॉलर के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये डॉलर की मजबूती हो रही है। मगर हमें इस समय हमारी जो स्थिति है, जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति है, जो हमारे रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो हमारी अपने जो हमारे खाद्य पदार्थ के जो भंडार हैं, उस सब को देखते हुए मैं ये मानता हूं कि इसमें हमें खतरे की घंटी की कोई बात नहीं है होनी चाहिए। और हमारी अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ है और इसको हम लोग इससे पार पा सकते हैं, खासतौर से जो कदम आरबीआई और सरकार ने उठाए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। जो बात आप कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है, ये बात आपकी इससे निकल करके आ रही है, लेकिन दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो जो एफआईआई है वो अपना पैसा खींच रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारा आयात का बिल है वो लगातार बढ़ रहा है। जो डेफिसिट है, आज ये मैं देख रहा था, काफी ज्यादा अंतर आ गया है आयात निर्यात के आंकड़ों में, तो इससे भी तो एक असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था के ऊपर। देखिए, असर तो आयात बढ़ेगा, मगर साथ में जो आपने पहले खुद भी बताया कि थोड़ी सी समय के बाद जब रुपया कमजोर होता है तो जो निर्यात करते हैं उनको जो डॉलर में पैसा मिलता है उसके एवज में उनकी रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से जो है वो उनको निर्यात में और उसको जो है वो उसको प्रोत्साहन मिलता है। और उस प्रोत्साहन की वजह से ये जो चालू खाता है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहता है, उसमें जरूर कमी होगी, क्योंकि हमारे निर्यात बढ़ेंगे तभी हम लोग उसको आयात तक उस पर पहुंच पाएंगे। तो ये एक ऐसा सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म सा हो जाता है, जिसको कि हम लोग ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहते हैं। जब एक्सचेंज रेट थोड़ा सा डिवैल्यू होता है, जब रुपया कमजोर होता है,
तो उससे और निर्यात बढ़ते हैं और आयात की क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं, इसलिए कुछ ना कुछ आयात में कमी होना बिल्कुल निश्चित है। थोड़ी बहुत जो जैसे कि ईंधन है, एनर्जी है, ऊर्जा है, उसके आयात शायद ना कम हो, मगर बाकी आयात के जरूर जो है वो खर्चे वो कम हो जाते हैं। मतलब टूरिज्म का खर्चा है, जैसे कि बहुत से लोग जब रुपया कमजोर होता है तो फिर उनको जाने में दिक्कत होती है, तो वो कम हो जाएगा। ऐसे कई असर हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हैं, उससे हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रुपए के कमजोर होने से जो है वो बेहतर हो जाती है। तो इसलिए मैं कई बार ये कह चुका हूं कि हमें रुपए की कमजोरी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि रुपए की कमजोरी से जो है वो हमारी जो स्थिति है वो आने वाले समय में और मजबूत ही होगी, और हमारे निर्यात अगर बढ़ेंगे तो उससे रोजगार बढ़ेगा, और वो एक बड़ी अच्छी जो है वो उसका नतीजा होता है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। जी, एक सवाल आरबीआई की भूमिका को लेकर है। आपको लगता है कि अभी तक जो आरबीआई ने कदम उठाए हैं रुपयों को थामने के लिए, क्या वो पर्याप्त हैं, या आपको लगता है कि आगे चलकर के आरबीआई को और ज्यादा कदम उठाने चाहिए? और आपके हिसाब से निचला स्तर क्या है? क्या आप भी सहमत है इस बात से कि ये 81-82 रुपए तक भी जा सकता है? देखिए, ये जो पहली बात तो ये कि आरबीआई ने जो अभी कदम उठाए हैं वो बिल्कुल अपनी उस पॉलिसी के अनुकूल उठाए हैं कि हमें जो भी कुछ होना है उसमें हमें एक ग्रेजुअल, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम से बाजार ऊपर नीचे जाए या एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे जाए, वो ना हो। हमें एक जिसे कहा जाए मैनेज्ड जो है वो चेंज हमारा होना चाहिए। तो वो उन्होंने इसके लिए किया है, और मेरे ख्याल में शायद 20-21 बिलियन डॉलर उन्होंने खुले बाजार में इसलिए बेचे भी हैं, और फिर उन्होंने अपना ब्याज दर भी बढ़ाया है और शायद आगे भी बढ़ाएंगे, जिससे कि जैसा आपने खुद कहा हमारे और अमेरिका के ब्याज दर में जो है वो जितनी कमी है, जो जितना डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो। तो मुझे लगता है उनकी नीतियां इस समय तक ठीक ही रही हैं। आगे ये स्तर कहाँ तक जाएगा इसके बारे में टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जो है वो काफी स्पेकुलेशन बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि, और ये फिर दूसरी चीज ये भी है कि बहुत सारी चीजों पे निर्भर होता है। अब जैसे तेल के दाम ही हैं, आज कम हो गए, जो $100 से कम हो गया ब्रेंट ऑयल, अगर और कम होता है, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा है कि वैश्विक बाजार में थोड़ी मंदी आएगी, तो इसलिए जो हमारी तेल की जो डिमांड है, मांग है, वो कम होगी। तो उस पर निर्भर करेगा, हमारे इस पर भी निर्भर करेगा कि हमारे यहाँ अपनी खुद मांग जो है, डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड कितनी बढ़ती है। तो उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जब तक हमारा एक्सचेंज रेट ग्रेजुअली चेंज होता रहे, या ऊपर या नीचे की तरफ, और उसमें ज्यादा उछाल तेजी से ना आए, तब तक हम लोगों को इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और मेरे ख्याल में वही हो रहा है, और हम इस समय जो स्तर देख रहे हैं वो अनुकूल ही है। हमने आरबीआई की भूमिका की बात की, अब सरकार की भूमिका की बात भी कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि जो सरकार की नीतियां हैं अभी तक वो कारगर रही हैं, या इनमें और सुधार की जरूरत है? क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात हो रही है, उस पर जोर भी है सरकार का, जो जहां पर एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक्सपोर्ट के आंकड़े और ज्यादा भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि इसका फायदा उठाया जा सके। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इसमें सरकार की नीतियां मोटे तौर पे तो ठीक ही रही हैं, मगर मुझे लगता है कि अगर अभी जैसे कि कदम उठाया गया कि हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आए और हमारे लोग पैसा ना ले जाएं, जो कि आरबीआई ने कहा कि जो हम लोग बाहर की कंपनियां रुपए में ही अपना व्यापार कर सकती हैं, बहुत अच्छा कदम है। मगर मुझे अभी भी लगता है कि हमारी वो चीजें जिसमें कि बाहर का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो उनका निवेश है हमारे फॉरेनर्स का, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग और कदम उठा सकते हैं। और मतलब उसके लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसपे कि माननीय प्रधानमंत्री का हमेशा बहुत जोर रहा है, उसका अगर हम लोग और ज्यादा मजबूती से काम करें, और हम लोग देखें कि कैसे बाहर से जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनको हम लोग हिंदुस्तान में और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकें। बहुत सारी कंपनी अब चीन से उठकर दूसरी जगहों पे जाने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हो गया है। उनको हम कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे कंपनी स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाएं। तो इसके लिए जो पीएलआई की योजना सरकार लेकर के आई है, आपको लगता है कि ये एक बहुत सकारात्मक इसका असर आने वाले वर्षों में दिख सकता है? नहीं, जरूर देखेगा, और उसमें जो है वो, और खास तौर से हम लोगों ने उसको जो है कहा है कि वो उनमें स्पर्धा हो, कि वो वैश्विक बाजार में अपनी जो है चीजें कंपेटिटिवनेस के साथ आए, तो उससे भी असर पड़ेगा। और मुझे लगता है क्योंकि इसमें अमुक कंपनियों को टारगेट किया जा रहा है कि जैसे कि वो आके हमारे यहाँ
मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। मुझे लगता है ये बहुत कारगर साबित होगी आने वाले सालों में। एक अंतिम प्रश्न आपसे, वैश्विक जो बना है, परिदृश्य बना है, उसको लेकर के कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, आसार नहीं लग रहे हैं कि थमेगा कोई जल्दी, कोई भविष्य नहीं करता कि ये 2 साल तक भी खिंच सकता है। और जो बात कच्चे तेल की ज्यादा होती है, लेकिन जो असली असर पड़ा है, चाहे वो खाद की सप्लाई हो, गेहूं की सप्लाई हो, ये सारी जरूरी चीजों के ऊपर भी बहुत असर इस युद्ध का पड़ रहा है। तो इसके चलते आपको लगता है कि डॉलर और ज्यादा मजबूत होता जाएगा, रुपया और अन्य जो वैश्विक मुद्राएं वो गिरती जाएंगी? देखिए, पहले तो बात यह कि भगवान न करे युद्ध बहुत ज्यादा देर चले, क्योंकि इसमें सभी का नुकसान है। मतलब वहाँ के सिटीजन का तो है, नागरिकों का, पूरे विश्व पर इसको बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो अनाज और खाद के केमिकल फर्टिलाइजर के दाम हैं उनका बढ़ने का आशंका है, तो उसमें अच्छी खबर ये है कि हमारे 4-5 नए फर्टिलाइजर प्लांट्स हमारे अब उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि हम अपनी पूर्ति खुद करने में ज्यादा समर्थ होंगे। और गेहूं, और जो कि गेहूं की बात होती है तो उसके भी हमारी उपज जो है वो अभी इस आने वाली खरीफ फसल में अच्छी होगी, तो इसलिए हमें उसका भी डर नहीं है। मगर हाँ, ये जरूर है कि जैसे कि आपने कहा या संकेत दिया कि अगर विश्व में अनिश्चितता बनी रहेगी, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और लोगों को ये उथल पुथल, तो उसमें जो है वो डॉलर की जो मांग है वो बढ़ती ही जाएगी और हमारे बाकी सारी जितनी मुद्राएं हैं, जितनी करेंसी हैं, वो उसके मुकाबले में कमजोर होंगी। ये बात हम लोगों को इसको मानकर ही चलना चाहिए। जी, एक अंतिम सवाल आपसे राजनीति को लेकर भी है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमला कर रही है सरकार के ऊपर, तुलना की जा रही है कि 80 रुपए तक पहुंच गया है, ये बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल की उम्र है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब मोदी जी थे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र का जिक्र किया था 2013 में जब रुपया गिरा था। तो इसको लेकर के राजनीतिक छींटाकशी भी चल रही है। राजनीतिक छींटाकशी चलती ही है और चलनी चाहिए भी, और चलती रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बात यह है कि हमारे आर्थिक फंडामेंटल्स कैसे हैं उस पर हमें नजर रखनी चाहिए। और एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि मैंने हमेशा ये कहा है कि हमें इस तरह की जो रुपए की जो कीमत है उस पर लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये, जैसा पहले भी मैंने कहा, कि ये एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करती है और हमारी अर्थव्यवस्था इससे जरूर अच्छी तरह से निपट लेगी और हमारे निर्यात आने वाले समय में जरूर बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, एनडीटीवी इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि गिरते रुपये का आखिर क्या असर पड़ सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या है तैयारी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को कल डिनर पर बुलाया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहेंगे। सभी सांसदों से कल शाम 5 बजे तक दिल्ली पहुंचने को कहा गया है। कल शाम 6:30 बजे संसद भवन के ऑडिटोरियम में बैठक आयोजित होगी। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के बारे में बताया जाएगा। रविवार को 3 बजे इसी ऑडिटोरियम में एनडीए की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में एनडीए के सभी सांसदों और मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। कल ही बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी होनी है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।